Hello दोस्तों, welcome to our channel VPS Test Lab. So in this video we will be trying to cover about software testing principle, क्योंकि हमने अभी तक क्या क्या देखा है कि हमने जस्ट ओवरव्यू देखा है कि मैनुअल टेस्टिंग क्या होती है, टेस्ट केस लिखना कैसे है, और उसके साथ साथ टेस्ट सिनेरियो, टेस्ट केसेस के बीच का डिफरेंस, बग लाइफ साइकिल एंड ऑल. सो अगर आप लोगों ने ये सब नहीं देखा होगा तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे पुराने वीडियोस ज़रूर देखो, क्योंकि मैंने सिंपल लैंग्वेज में सबको समझ में इस पैटर्न में बताया हुआ है कि बग क्या होता है, डिफेक्ट क्या होता है, एरर क्या होता है, मैनुअल टेस्टिंग करियर ग्रोथ कैसी होती है, वहाँ पे हम आगे जाके किस किस पोजीशन पे जा सकते हैं. सारी चीज़ें बेसिक ओवरव्यू में मैंने वहाँ पे डिफ़ाइन की हैं और प्रॉपरली एक्सप्लेन की हैं इनिशियल 3 to 4 वीडियोज़ में. लेकिन अभी हम थोड़ा डीप जाएंगे, क्योंकि मैनुअल टेस्टिंग कहने में काफ़ी इजी होती है कि ये टेस्टिंग है, ये ऐसा है, ये काफ़ी इजी होता है, लेकिन ऐसा नहीं है. एक्चुअली में काफ़ी डीप स्टडी होती है, मैनुअल टेस्टिंग रहे या ऑटोमेशन टेस्टिंग रहे. तो हम अभी सबसे पहले देखेंगे कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के बेसिक प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, ठीक है ना. तो अभी यहाँ पे मैंने एक डेफिनेशन ली है जो तो काफ़ी टेक्निकल है, जैसे कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज़ अ प्रोसीजर ऑफ इम्प्लीमेंटिंग सॉफ्टवेयर or the application to identify the defects or a bug. Okay. For testing an application or a software, we need to follow some principles to make our product defect free, and that also helps the test engineer to test software with their efforts time. हाँ, लेकिन यहाँ पे एक बात आप समझ लो कि even though in this definition we are mentioning like principles to make our product defect free, in reality this is not even possible. This is just optimistic scenario that software would be defect free. No software in the world is defect free, but the main purpose of software testing is to reduce the severe effects or severe defects count from the product. मतलब काफ़ी सीरियस डिफेक्ट्स होते हैं जिससे प्रोडक्ट चलना ही बंद हो जाता है, या फिर उसका कोई यूज़ नहीं होता है, और बार बार परफॉर्मेंस डिग्रेड हो रहा है सॉफ्टवेयर का, बार बार इधर उधर अगर हम कुछ एक्सेस करने की कोशिश करें तो सॉफ्टवेयर ब्रेक हो रहा है. तो इस तरह के इशू ना आए एटलीस्ट, इसके लिए ही सॉफ्टवेयर टेस्टिंग होती है, और ये काफ़ी रिगरस की जाती है टेस्टिंग. मैं आपको आगे आगे बताऊँगा. तो बेसिकली 7 डिफरेंट टेस्टिंग प्रिंसिपल कौन से होते हैं इसके नाम आप देख लो. टेस्टिंग शोज़ द प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट्स. ये तो सबसे बेसिक प्रिंसिपल है कि अगर आप टेस्टिंग इस तरह से कर रहे हो जो आपको डिफेक्ट बता रहा है किसी प्रोडक्ट के अंदर का, दैट इज़ द फर्स्ट बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग. जैसे मैंने सबसे पहले वीडियो में कहा था कि अगर आप किसी चीज़ में डिफेक्ट या फिर बग फाइंड कर पाते हो तो आपके लिए मैनुअल टेस्टिंग, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग या फिर ऑटोमेशन टेस्टिंग, जो कुछ भी कह लो, आपके लिए बेस्ट सुटेबल लाइन है, क्योंकि दैट इज़ द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग. सेकंड है एग्जॉस्टिव टेस्टिंग इज़ नॉट पॉसिबल. इसका मैं आपको बताऊंगा एग्जांपल के साथ, मैंने आगे आगे एक्सप्लेन किया हुआ है. अर्ली टेस्टिंग की भी काफ़ी ज़रूरत होती है, जैसे कि प्रोडक्ट बनाया, आपको धीरे धीरे बताऊंगा मैं. लेकिन जैसे प्रोडक्ट बना रहे हैं उसी वक्त अगर टेस्टिंग की जाती है तो अजाइल मेथडोलॉजी आती है, वो अभी हम इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे. जैसे आपको थोड़ा सा नाम वर्ड्स फैमिलियर हो जाए इसलिए बता रहा हूँ. अर्ली टेस्टिंग क्यों जाती है, डिफेक्ट क्लस्टरिंग क्या होता है, व्हाट इज़ पेस्टिसाइड पैराडॉक्स, आपने शायद नाम सुना होगा पेस्टिसाइड पैराडॉक्स, आपको बताऊंगा इसका मतलब क्या होता है. और टेस्टिंग के कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट होती है, ऐसा क्यों कहा जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है टेस्टिंग में. अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो मैं इस आगे स्लाइड में दूंगा ताकि आपको और क्लियर हो जाए. और ये अब्सेंस ऑफ एरर फैलेकेसी, ये भी 7 प्रिंसिपल है, इसका इतना कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है, बट स्टिल अब्सेंस ऑफ एरर फैलेसी तो आएगा ही आएगा. जैसे जैसे आप डिफेक्ट फाइंड करोगे उसको फिक्स करते जाओगे तो एरर की फैलेसी वैसे भी कम होती जाएगी. सो दैट्स ओके. तो अभी ये हो गया ओवरव्यू ऑफ 7 डिफरेंट प्रिंसिपल्स वन बाय वन. अभी हम इसको डिटेल में देखेंगे. ये सबसे पहले टेस्टिंग शोज़ द प्रेजेंस ऑफ बग. इसको मैं इतना काफ़ी रीड नहीं करूँगा, आप आराम से रीड करते बैठो. ओके. लेकिन मैं आपको सिंपल ये बताता हूँ कि टेस्टिंग का काम ये होता है कि टेस्टिंग करो, डिफेक्ट फाइंड करो और उसकी काउंट रिड्यूस करो. ये सबसे पहला प्रिंसिपल होता है. अगर आपको मैं एक शॉर्ट एग्जांपल लेके बताऊँ, यूजुअली क्या होती है किसी भी कंपनी में अगर आप कोई प्रोडक्ट को टेस्ट करते हो तो उसकी वे ऑफ ऑपरेंडिंग कैसी होती है, वो सबसे पहले करते हैं RA मतलब रिक्वायरमेंट एनालिसिस, या फिर RG कर लेंगे, रिक्वायर्ड गैदरिंग, रिक्वायरमेंट एनालिसिस. उसके बाद थोड़ा बहुत डिसीजन मेकिंग होता है इधर उधर से, फिर डेवलपमेंट का प्लानिंग चलता है, डेवलपमेंट के बाद टेस्टिंग का प्लानिंग आता है, और जैसे ही टेस्टिंग का प्लानिंग आता है उसमें काफ़ी चीज़ें आ जाती है. मतलब नॉर्मल FAT
FAT मतलब फंक्शनल एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होती है जो डेवलपर करता है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि बग कहाँ कहाँ पे मिलते हैं और हमें कहाँ कहाँ पे फिक्स करने होते हैं। मैं बताता हूँ, देखो जैसे ही डेव स्टार्ट करता है वहाँ पे आता है यूनिट टेस्ट। ओके, यहाँ पे यूनिट टेस्टिंग आ जाती है। उसके बाद आती है FAT फंक्शनल एक्सेप्टेंस टेस्टिंग आ जाती है। फिर आती है SIT सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग आती है। तो मतलब ये तीनों लेवल पे आपको बग्स मिलेंगे, डिफेक्ट्स मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है जब सब सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग हो जाती है तो प्रोडक्ट रिलीज़ होता है। जैसे ही प्रोडक्ट रिलीज़ होता है तो उसके बाद हमारे पास आती है यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, मतलब कस्टमर इन्वायरमेंट में, वो भी टेस्ट इन्वायरमेंट में, ओके, नॉट अ प्रोडक्शन इन्वायरमेंट। यहाँ पे होता है टेस्ट इन्वायरमेंट। यहाँ पे कभी कभार टेक सेल्स फील्ड, टेक सपोर्ट, ये गाइस टेस्टिंग करते हैं। जैसे ही ये डेव इन्वायरमेंट में जाता है, कस्टमर का कोई एक्चुअल यूज़र होता है, मतलब कस्टमर यूज़र जो कि यूज़ करने वाला होता है, वो एक बार ट्राई करता है। इस सारे लेवल पे हमें बग मिलते हैं, डिफेक्ट्स मिलते हैं। तो ये सारे चीज़ें या सारी स्टेप्स एक बार हम कवर करने के बाद जब हम प्रोडक्शन में जाते हैं तो एक्सपेक्टेशन ये होता है कि टेस्टिंग शोज़ द प्रेजेंस ऑफ बग्स, मतलब टेस्टिंग विल शो द प्रेजेंस ऑफ बग्स इन ऑल दिस लेवल्स, but not in this level. This level should be defect free, bug free, whatever you can say. We are not saying bug free means no bug will be there, everywhere there will be minor bugs but not major bugs. So ये होती है प्राइमरी स्टेज ऑफ ऑपरेंडी। सो मैंने जस्ट यहाँ पे मेंशन किया है, अगर आपको ठीक है मैं यहाँ पे रख लेता हूँ कि बग्स हमें कहाँ मिल सकते हैं। तो ये सारी लेवल्स पे, ये दो छोड़ के, इन ऑल दिस लेवल्स वी विल फाइंड बग्स एज अ पार्ट ऑफ टेस्टिंग। सो ये हो गया फर्स्ट प्रिंसिपल। और अभी एग्जॉस्टिव सिस्टम्स क्या होता है कि समटाइम इट सीम्स टू बी वेरी हार्ड टू टेस्ट ऑल द मॉडल्स। मतलब समझ लो मेरे ये एग्जांपल ले लो, बिग पावर पॉइंट। यहाँ पे मैंने क्या किया था, वर्जन 1 था मेरा, मतलब पावर पॉइंट का वर्जन 1। इसमें आपने देखा होगा कि इतना कॉम्पैक्ट UI नहीं था, लेकिन ऑलमोस्ट सारे फीचर्स थे, करेक्ट। और अभी आगे जाके क्या किया पावर पॉइंट वाले ने या फिर माइक्रोसॉफ्ट वाले ने कुछ एडिशनल फीचर ऐड किए। फिर आगे गया, फिर और एडिशनल फीचर्स ऐड किए, फिर और एडिशनल फीचर्स ऐड किए, सो और एडिशनल फीचर्स ऐड किए। लेकिन ऐसा नहीं है ना कि अगर समझ लो मैं कोई एडिशनल फीचर ऐड कर रहा हूँ तो मेरे पुराने फीचर बिगड़ जाए, करेक्ट। तो हमें एज ए टेस्टर क्या होता है कि ये एज अ न्यू फीचर टेस्ट करो, उसके साथ साथ पुराने फीचर का रेगुलेशन टेस्ट करो। फिर नए फीचर आए तो मुझे ये भी टेस्ट करना है, ये भी टेस्ट करना है। फिर मैंने ये ऐड किया तो मुझे ये वाले फीचर्स भी टेस्ट करने हैं, ये वाले फीचर भी टेस्ट करने हैं, ये वाले फीचर भी। मतलब कहने का मतलब ये है एग्जॉस्टिव टेस्टिंग, जो टेस्टिंग आपको थका दे, ओके। सो ये टेस्टिंग को बार बार करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन इसीलिए अभी क्या हुआ है कि ये एग्जॉस्टिव टेस्टिंग इज़ नॉट पॉसिबल वाला प्रिंसिपल भले ही है, लेकिन इसके लिए अभी ऑटोमेशन ने इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल को वी कैन कह सकते हैं कि कॉन्ट्राडिक्ट किया हुआ है, ओके। क्योंकि ऑटोमेशन से क्या होता है कि जो भी हमने पुराने मॉड्यूल्स बना के रखे थे उसका अगर रिग्रेशन टेस्टिंग करना है, दैट इज़ नॉट अ वेरी बिग डील नाउअडेज। बट स्टिल ये फीचर इसलिए ऐड किया हुआ है क्योंकि ये हम कॉन्टेक्स्ट में बात करें जहाँ पे हमें मैनुअल वर्क सही में रिक्वायर्ड होता है बार बार। कुछ चीज़ें ऐसी होती है, जैसे कि अगर मैं बोलूँ, जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, दैट माइट बी अ सिली एग्जाम्पल, लेकिन एक कंसिडर करो कि मैं किसी आईने में दिख रहा हूँ और मैं ये इमेजिन करना चाह रहा हूँ कि आईने में मैं ही दिख रहा हूँ या कोई और दिख रहा है। इसके लिए ऑब्वियसली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम भले ही ऑगमेंटेड रियलिटी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया हो, लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं ये टेस्ट नहीं कर पाऊँगा कि उस आईने में मैं ही दिख रहा हूँ, राइट। सो ऐसे कुछ एग्जांपल्स, मैं जस्ट सिली एग्जांपल था लेकिन आप क्लियर करने के लिए कि कुछ फीचर्स आज भी ऐसे हैं जिसके लिए ऑटोमेशन काम में नहीं आता है, और ऐसे काफ़ी मॉड्यूल्स हर एक प्रोडक्ट में होते हैं और उसकी एग्जॉस्टिव टेस्टिंग इज़ नॉट पॉसिबल। सो दिस इज द सेकंड प्रिंसिपल। तीसरा प्रिंसिपल क्या है, अर्ली टेस्टिंग। तो ऑब्वियसली जैसे मैंने यहाँ पे बताया, ये सारे टेस्टिंग के लेवल्स है, यूनिट टेस्ट, FAT, SIT। तो यूनिट टेस्ट और FAT इज़ नथिंग बट द अर्ली पार्ट ऑफ टेस्टिंग। जितने जल्दी हम टेस्टिंग करेंगे उतने जल्दी हमें बग्स मिलेंगे। यूजुअली यूनिट टेस्टिंग डेवलपर लोग करते हैं तो वहाँ पे बग्स मिलते नहीं है, लेकिन जैसे ही FAT स्टार्ट होता है, मतलब फंक्शनल एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, यहाँ से बग मिलना स्टार्ट हो जाता है, ओके। तो दिस इज़ नथिंग बट द अर्ली टेस्टिंग। इस केस में हमें रिक्वायरमेंट भी प्रॉपर समझ में आ जाती है। अगर रिक्वायरमेंट कुछ मिसिंग है तो प्रोडक्ट मैनेजर, स्क्रम मास्टर या फिर प्रोडक्ट ओनर से डिस्कस करके हम फटाफट उसी लेवल पे सारे के सारे रिक्वायरमेंट्स ट्रैक कर पाते हैं इसी लेवल पे, ताकि ऐसा ना हो कि हम आगे यहाँ तक आ जाए और फिर हमें समझ में आए कि रिक्वायरमेंट ही गलत थी। तो दिस काइंड ऑफ इश्यूज़ हमें स्किप करने के लिए हम यहाँ पे ही अपना टेस्टिंग स्टार्ट कर देंगे। और डिफेक्ट क्लस्टरिंग का मतलब ये होता है कि द डिफेक्ट क्लस्टरिंग डिफरेंट दैट
throughout the testing process we can detect number of bugs which are correlated to a small number of models. Okay, ऐसे हो सकता है, and we have various reasons for this such as models could be complicated. Okay, तो अभी देखो क्या होता है, अगर ये मैं एग्जांपल फिर से यही दे रहा हूँ, अगर हम पावर पॉइंट का ये वाला मॉडल देख रहे हैं मतलब डिज़ाइन टैब, ओके, और हम देख रहे हैं होम टैब, ऐसे हो सकता है कि मेरे पास अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अलग तरह के मॉडल्स हैं, मतलब इस 10 टैब्स के ऊपर 10 अलग अलग डेवलपर्स काम कर रहे हैं। लेकिन ये पॉसिबल है कि हेल्प में कोई बग नहीं मिलेगा, क्योंकि हेल्प में पेसी की फीचर है जो सिर्फ रीड ओनली मोड में है, यहाँ पे कोई इशू नहीं मिलेगा। एडॉन्स में भी कुछ इशू नहीं मिलेंगे क्योंकि काफ़ी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है। लेकिन जब मैं होम पे जा रहा हूँ या फिर इंसर्ट में जा रहा हूँ, ये दो मतलब नंबर ऑफ़ मॉडल्स काफ़ी है, लेकिन आपको क्या लगता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ बग्स कहाँ पे मिलेंगे? ये दो चीज़ों में मिलेंगे कि ये दो चीज़ों में मिलेंगे? ऑब्वियसली ये दो चीज़ों में मिलेंगे। क्यों? क्योंकि दिस इज़ कॉम्प्लेक्स, राइट, and it has many features within the same model, correct? So this type of software application will follow Pareto principle. What it states, we can identify the approximately 80% of the complication in present of 20% of the model, right? And with the help of this we can find uncertain models, but this method has its difficulties if the same test, okay, तो इसका मतलब क्या है बताइए क्या? अगर हम चलो हम एक जस्ट एज्यूम करो कि मैंने एक पावर पॉइंट जैसा सॉफ्टवेयर बनाया है, मेरे पास 4 मॉड्यूल्स हैं, होम, इंसर्ट और हेल्प एडिंग्स। ओके, मतलब इन शॉर्ट क्या होगा कि मेरे ऑलमोस्ट 70 to 80% बग्स कहाँ पे रहेंगे? ये दो फीचर में रहेंगे कि ये दो फीचर्स में रहेंगे? ऑब्वियसली ये दो फीचर्स में रहेंगे। तो ये पैरेटो का प्रिंसिपल क्या बोलता है कि अगर हमारे 80% या फिर 80% बग्स ये दो मॉडल्स में ही हैं, तो 20% में ही सारे के सारे अदर मॉडल्स कवर हो जाएंगे, राइट? ऑब्वियसली उसका लॉजिक तो सही है, और वो ये कहता है कि अगर हमने उस दो फीचर के ऊपर काफ़ी फोकस किया तो हमें बाकी 20% पे इतना फोकस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ 20% बग है, हमारा फोकस 80% पे होना चाहिए, और हम डिफेक्ट का क्लस्टर बना सकते हैं कि ये दो मॉडल्स पे काफ़ी रिस्क है, यहाँ पे ज़्यादा फोकस करो और बार बार इसका टेस्टिंग करते जाओ ताकि डिफेक्ट का रेशियो कम हो जाए। लेकिन ये हर बार सही नहीं होता है, क्योंकि ये एजम्पशन लेके चलना कि ये दो कॉम्प्लेक्स है इसलिए यहाँ पे बग आएंगे और रेस्ट ऑफ में 20% ही आएंगे, ये एक्चुअल में सही नहीं होता है। इसीलिए इसको भी हम कॉन्ट्राडिक्टरी मानते हैं एज अ पार्ट ऑफ प्रिंसिपल, लेकिन ऊपर से इसका कहना यही है। तो इन शॉर्ट ये है टोटल 7 प्रिंसिपल्स। अभी तक हमने कितने देखे? 4 देखे हैं, अभी और 3 देखेंगे, ठीक है। और एक होता है पेस्टिसाइड पैराडॉक्स। पेस्टिसाइड पैराडॉक्स मतलब क्या होता है कि अगर आपको एग्जांपल पता होगा, अगर आप किसी फार्म में जाते हो और वहाँ पे पेस्टिसाइड छिड़कते हो किसी खेती में, ठीक है, तो व्हाट हैपन्स, एक पर्टिकुलर लिमिट तक उस पर्टिकुलर XYZ प्रपोर्शन का पेस्टिसाइड काम करता है, उस वहाँ के सारे पेस्ट को किल कर देता है। लेकिन अगर आपने 10-15 बार एक ही लेवल का, एक ही रेशियो का या फिर एक ही mg का कुछ पेस्टिसाइड वहाँ पे स्प्रेड किया है, तो क्या होता है कि कुछ समय बाद वो पेस्ट को आदत हो जाती है, दिस इज़ द सेम पेस्टिसाइड एंड दे गेट यूज टू दैट। ओके, तो वहाँ पे आप कितना भी पेस्टिसाइड स्प्रेड करो उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर हमें उस पेस्टिसाइड की मात्रा बढ़ानी होती है, राइट, हमें उसका रेशियो इंक्रीज़ करना पड़ता है, तब जाके, जिससे हम खुद का एग्जांपल दें, अगर हमने कुछ 500 mg की पैरासीटामॉल खाने की आदत पड़ गई है और हमने काफ़ी बार वही पैरासीटामॉल की गोली खाई है, तो क्या होता है कि आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम वो 500 mg हमारे लिए काम नहीं करती है, हमें उसका क्वांटिटी इंक्रीज़ करना होता है। इट इज़ नथिंग बट पेस्टिसाइड पैराडॉक्स। मतलब क्या होता है, मतलब हमने पेस्टिसाइड ही दिया हुआ है जो पेस्ट को किल करता था अभी तक, लेकिन एक लिमिट के बाद उसने उसका काम करना छोड़ दिया। सेम अगर हम एक ही रीजन में, समझ लो मैं शेप्स की एक ही टेस्टिंग कर रहा हूँ बार बार, मैंने ये फिर से टेस्ट किया, ये फिर से टेस्ट किया, ये फिर से टेस्ट किया, तो ऐसा होता है कि एक बार हमारी आंखें थक जाती है और फिर हम क्या सोचते हैं, अरे ये हो गया कि ठीक है चलो यहाँ पे आ जाओ, फिर यहाँ पे आ जाओ। सो दिस काइंड ऑफ टेस्टिंग लीड्स टू पेस्टिसाइड पैराडॉक्स इफेक्ट। मतलब ये सेम फीचर हम बार बार टेस्ट करने का था, हमारा एक माइंडसेट हो जाता है कि अरे ये चल रहा ही होगा, ये चल रहा ही होगा, ये चल रहा ही होगा। तो इससे प्रॉब्लम ये होता है कि इसमें रिग्रेशन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इश्यूज आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए रिकमेंडेशन ये होता है कि एक ही पैटर्न से टेस्ट करने से बेटर है कि अलग अलग अप्रोचेस यूज़ करो फॉर टेस्टिंग द सेम मॉडल। हो सकता है कि ऑटोमेशन करो, हो सकता है कि किसी और को ये सेम मॉडल दे दो। अगर 10 मेंबर्स हैं टेस्टर के और आप शेप्स नाम का ये मॉडल चेक कर रहे हो, तो 2-3
रिलीज़ के बाद किसी और को दे दो और आप ये मॉडल लो, क्योंकि अगर एक ही आदमी बार बार एक ही काम करेगा या फिर एक ही टेस्टिंग पैटर्न यूज़ करेगा तो वहाँ पे बग्स मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो दिस इज नथिंग बट पेस्टिसाइड पैराडॉक्स। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि टेस्टिंग इज़ अ कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट। यहाँ पे सिंपल मैंने लिख के रखा है, अगर आपको ई कॉमर्स वेबसाइट देखनी है तो आपको ई कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही टेस्टिंग करनी पड़ेगी। वहाँ पे आप किसी रिटेल या फिर किसी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का लॉजिक इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। अगर आपको बैंकिंग डोमेन का टेस्टिंग करना है तो आपको बैंकिंग के सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से ही सोच के टेस्टिंग करनी पड़ेगी। वहाँ पे आप ऐसे नहीं बोल सकते कि मैं ग्रॉसरी शॉप का कोई ERP सिस्टम का लॉजिक प्ले करूँगा, करेक्ट। अगर आपको कोई होम रिलेटेड, हाउसिंग रिलेटेड कोई वेबसाइट बनानी हो तो आप ये नहीं बोल सकते कि मैं अमेज़न का लॉजिक इम्प्लीमेंट करूँगा। वहाँ पे आपको एक्जैक्टली रियल इस्टेट का ही कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट टेस्टिंग करना पड़ेगा, करेक्ट। सो दिस इज सिंपल, टेस्टिंग इज़ अ कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट बेस्ड ऑन डिफरेंट एप्लीकेशंस एंड डोमेन्स। और ये देखो, absence of error fallacy. When the application is completely tested, there are no bugs identified before the release, so we can say that application is 99% bug free. Okay, but there is still the chance when the application is tested, beside incorrect requirement, identified the flaws, fix them on the given period would not help the testing. Okay, so we does not apply class requirement. The absence of error means identifying and fixing bug which would not help the application and impractical. मतलब इसका मतलब ये होता है कि हमें एटलीस्ट ऐसे टेस्टिंग के वक्त कम से कम इतना तो हम ध्यान रखते ही है। ये काफ़ी मतलब क्या कहता है, काफ़ी एक्सट्रीम लेवल की केस है, ऐसे यूजुअली होता नहीं है, लेकिन हमें इतना ही करना होता है कि जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, कस्टमर की एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट है, उसी को हमने इम्प्लीमेंट किया है, और जो हमने इम्प्लीमेंट किया है वो बग फ्री रहे, करेक्ट। एटलीस्ट उसमें तो इशू ना रहे। भले ही हमने कुछ ऐड ऑन फीचर दिए उसमें बग रहे तो चल जाएगा, लेकिन कस्टमर ने अगर मुझे कहा है कि मुझे 1 2 3 चाहिए ही चाहिए, चलो मैंने ये सारा एडिशनल दे दिया, इसमें कुछ बग है तो कस्टमर कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन कस्टमर को ये 3 चीज़ चाहिए तो इसको हमने प्रॉपर बग फ्री टेस्ट करके देना। दिस इज़ नथिंग बट द absence ऑफ एरर फैलेसी। ये कभी कभार होता है, ऐसा नहीं कभी नहीं होता, लेकिन यूजुअली एवरीवन टेक्स केयर ऑफ दिस प्रॉपर रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड प्रॉपर रिक्वायरमेंट इम्प्लीमेंटेशन। I am not sure whether that will be 100% bug free. Still 99% bug free every company can do, or any individual can provide as a part of software testing methodologies. So this is nothing but the absence of error fallacy. मैंने यहाँ पे एक शॉर्ट इमेज ली है, गूगल से ली थी एक्चुअली मैंने, लेकिन मुझे अच्छी लगी इसलिए मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। तो यहाँ पे मैंने ब्रीफ में लिया हुआ है कि व्हाट आर द 7 प्रिंसिपल्स। टेस्टिंग शोज प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट, एग्जॉस्टिंग टेस्टिंग इज पॉसिबल, अर्ली टेस्टिंग, डिफेक्ट क्लस्टरिंग, पेस्टिसाइड पैराडॉक्स, टेस्टिंग इज कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट एंड absence ऑफ एरर फैलेसी। सो ये हो गए 7 प्रिंसिपल। तो ये आज के लिए इतना ही रहेगा, लेकिन आप फिर से एक बार इस वीडियो को देखो। मैं इस पर्टिकुलर PPT को एक मेरा खुद का ब्लॉग है वहाँ पे ऐड करने वाला हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो अगर आपको ये डेफिनेशंस एंड सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो। और मैंने वहाँ पे मेरे पहले के वीडियोस के भी सारे PPTs शेयर करके रखे हैं, आप ज़रूर देखो। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, आपके रिव्यूज़ फीडबैक मुझे ज़रूर दो, क्योंकि इससे मुझे मेरी गलतियाँ भी समझ में आती है कि मैंने क्या गलतियाँ की हैं, और आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं कि नहीं आ रही है ये भी मुझे समझ में आता है। और अगर आपको लगता है कि कोई और टॉपिक इसमें ऐड करूँ तो मुझे बताओ। एक्चुअली अभी अगला टॉपिक तो मैं प्रॉपर SDLC और उसके मॉडल्स लेने वाला हूँ, लेकिन ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। Thank you very much. Please do like and subscribe and comment. Thank you.